करेंगे, राठौर साहब करेंगे। कर दो, मदद करेगा बिल। मदन जी बैठे हो जाएगा। मुन्नन जी आप भी तो बैठिए। सर है सर, पीछे बैठेंगे, वहीं बैठेंगे। आप पीछे रहते हैं। एक मिनट सर, आगे करने सोचिए। अरे क्या पड़ा सर, आ जाएगा, आ आ जाएगा। जाएगा, अपने नाम से कर देते हैं। एक बैठो ना, ओहो ये बैठो ना। मदन जी का है, जी मिथिला आज का है। इस कार्यालय में हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय बाबू को सम्मानित कर रहे हैं प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी। धन्यवाद। ये परंपरा भी है और हम सब जानते हैं कि आदरणीय दिग्विजय बाबू का इस बिहार से 3 रिश्ते हैं। एक कि हमारे नेता हैं, हम सबों के नेता हैं। दूसरा, यहाँ इनके मामा का गाँव है। और तीसरा, इनका समझाना भी यही है, इसलिए 3 रिश्ते इनके यहाँ हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम आप सबों के बीच हमारे नेता सभ्य पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय दिग्विजय बाबू हैं। मंच पे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी हैं। पूर्व विधान पार्षद लाल बाबूलाल जी हैं। हम सबों के बड़े भाई और सदैव आश्रम में मिलने वाले ब्रजेश प्रसाद मुन्नन जी हैं। सेवा दल के अध्यक्ष संजय जी हैं। इस मंच पे डीजीपी और कांग्रेस के नेता करुणा सागर जी हैं। इस मंच पे हम सबों के नेता आदरणीय मोहिंदर सिंह जी हैं। इस मंच पे मुन्ना शाही जी हम सबों के बीच हैं। हम बिना समय लिए, क्योंकि आपको भी काम है, चुनाव बगल में चल रहा है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से, और आदरणीय दिग्विजय बाबू को भी महाराजगंज में कई सभा को संबोधित करना है, इसलिए सीधे उनसे आग्रह करेंगे कि आपसे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आदरणीय साथियों, आज ही मैंने एक हेडलाइन देखी है, अमित शाह जी ने तो घोषणा कर दी है बिहार आके कि 270 सीट तो वो जीत चुके हैं। गृह मंत्री हैं इस देश के, सारी जानकारी उनको रहती है और सब लेखा जोखा वो रखते हैं। पूर्व के यदि देखेंगे आप 2014 में उन्होंने कहा था भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, 272 पे बहुमत होता है, उनको मिले 284। फिर कहा 2019 में 300 पार, 303 सीटें मिली। अब कह रहे हैं 270 मिल चुके हैं, 400 पार। अब भाई ट्रैक रिकॉर्ड तो उनका 2014 2019 का तो बड़ा अद्वितीय है, लेकिन ये हमेशा मैं असमंजस में रहता हूँ कि जहाँ 90 करोड़ के मतदाताओं की जानकारी इतनी महीनता से वो कैसे रखते हैं, कैसे इतने बड़े देश के होने वाले चुनाव में वे इतनी सफाई से घोषणा कर देते हैं। खैर, इतना मैं जानता हूँ कि हमेशा देश में जब भी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठी है तो बिहार और पूर्वांचल से आवाज़ उठी है, उत्तर प्रदेश की। और इस चुनाव में भी आचार संहिता के बाद एक नया जोश देखने को मिल रहा है, युवकों में, खासकर गरीबों में, मजदूरों में, किसानों में। और लोगों को ये लगने लगा है
कि जितनी भी मोदी गारंटी है ये जुमलाबाजी है। और यदि आप देखेंगे मोदी जी के श्रीमुख से झूठ की एक फैक्ट्री है, रोज नया झूठ निकलता है। कहेंगे कुछ और बाद में बदल जाएंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद बिहार में ही उन्होंने किसी चैनल को पत्रकार वार्ता में कहा था कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो रामलला के मंदिर पर बाबरी ताला लगा दिया जाएगा। ऐसा उनका एक प्रश्न था पत्रकार का उनसे। ये भाषण उन्होंने मध्य प्रदेश में दिया था, खरगोन में, लेकिन यहाँ आके साफ मना कर दिया। और उन पर जो उनके प्रिय एक टीवी एंकर हैं उनको डांट भी लगा दी कि तुम मेरे मुंह में शब्द डालने का प्रयास कर रहे हो। इसी प्रकार माँ गंगा ने, जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था वाराणसी, उसके तट पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति हिंदू मुसलमानों के बांटने की बात करता है, जो हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करता है, वो किसी पद के अधिकार के लायक नहीं है। यानी कि जो भी धर्म के नाम पर वोट मांगता है उसको राजनीति में रहने का हक नहीं है, ये उन्होंने गंगा के तट पे कहा। लेकिन दूसरे दिन महाराष्ट्र में जाके उन्होंने एक बात कर दी कि मुझे मालूम है कांग्रेस पार्टी का सोच कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वे माइंड रीडर भी हैं। और माइंड रीडर होने के नाते उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये सोच रही थी कि 15% माइनॉरिटीज़ जो मुसलमान हैं उनके लिए पृथक से बजट में प्रावधान किया जाए। प्रधानमंत्री जी, आपके पास सारे रिकॉर्ड होने की आवश्यकता है, होने ही चाहिए। आपने इस प्रकार का बयान कैसे दे दिया? और एक दिन पहले के बयान को फिर ठीक आपने उल्टा कर दिया। अगर वो एक दिन पहले का बयान देखा जाए तो आपको तो राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है, पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। साथियों, मैं हमेशा इस बात को कहता था कि प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए एक डिजास्टर हो गए। आपने देख लिया, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। चंद लोगों के हाथ में देश की 70% पूंजी उनके हाथों में चली गई है। गरीबों को केवल 5 किलो अनाज के नाते उन पर बड़ा एहसान जताते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन लाया था? फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस पार्टी लाई थी। यदि उनके 10 वर्षों की समीक्षा की जाए तो उनके 3 मेजर डिसीजन रहे हैं। पहला, नोटबंदी, जो उन्होंने कहा था मैं काला धन समाप्त कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, मैं आतंकवाद खत्म कर दूंगा और नकली नोटों का प्रचलन समाप्त कर दूंगा। ये 4 उनकी घोषणाएं थी जिसका उन्होंने उल्लेख किया था कि वे नोटबंदी इस कारण से कर रहे हैं।
और जनता से कहा था कि 50 दिन रुक जाइए और 50 दिन में ये मेरे वादे पूरे ना हो तो मुझे चौराहे पे खड़े होकर दंड दीजिए। न काला धन आया, न भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, न आतंकवाद समाप्त हुआ, न नकली नोट छपना बंद हुए। और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो बात है, उन्होंने कहा था नकदी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें कमी करूँगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन का के माध्यम से मैं जो एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है नंबर 2 की, उसको समाप्त करूँगा। जिस समय नोटबंदी लाई गई थी उस समय करेंसी इन सर्कुलेशन वाज अबाउट 73 to 74,000 करोड़, ठीक है। लेकिन अब आरबीआई के जो फिगर्स हैं उसमें करेंसी इन सर्कुलेशन जो हो गई है लगभग 3.5 लाख करोड़, यानी कि डिजिटल करेंसी तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के बजाय कैश ट्रांजैक्शन अब बढ़ गए। इसका वो जवाब नहीं देते, जवाब तो किसी बात का नहीं देते। वो जो उन्होंने वादे किए थे, अमित शाह जी ने कह दिया, वो तो जुमले थे। फिर ये मोदी गारंटी और जुमलों में अंतर क्या है? आज सबसे बड़ी समस्या इस देश में बढ़ती बेरोजगारी की है और नोटबंदी से वो सारे छोटे मध्यम उद्योग बंद हो गए जहां कैश ट्रांजैक्शन से काम चलता था। लगभग 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए और लगभग 25 से 30 लाख छोटे मध्यम उद्योग बंद हुए। उस बारे में कुछ बात नहीं करते। छोटे मध्यम उद्योग तो धीरे धीरे बंद होते चले जा रहे हैं और इनकी जितने भी स्टार्टअप इंडिया के पता नहीं कौन कौन से इंडिया इन्होंने चालू किए थे, उनकी सबकी हालत खराब है, कहीं सफलता नहीं मिली। 10 साल का प्रधानमंत्री कोई भी बात करेगा तो अपने 10 साल में उसने जो पॉजिटिव काम किए हैं, जो रचनात्मक विकास के काम किए हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, उसकी बात नहीं करते। उन्होंने मुद्दे क्या बनाए कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र जो है मुस्लिम लीग का चुनाव घोषणा पत्र है। भाई कितना बड़ा झूठ है ये। चुनाव घोषणा पत्र हमारा करीब 46 पन्नों का है। आप सब पत्रकार बंधु हैं, आप सब ने उसको पढ़ा ही होगा। कहीं भी हिंदू मुसलमान का जिक्र तक उसमें नहीं है। मुस्लिम लीग की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन उनको झूठ बोलना है, हर दिन झूठ बोलना है। फिर कह दिया कि ये पूरी संपत्ति हिंदुओं की वो कब्जा करना चाहते हैं, मंगल सूत्र भी महिलाओं का छुड़ाना चाहते हैं, 2 भैंस है तो 1 भैंस की वो छुड़ा लेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का चुनाव के मुद्दों में भाषण है। ये नहीं बताएंगे कि बेरोजगारी कितनी है, ये नहीं बताएंगे कि महंगाई कितनी है, ये नहीं बताएंगे कि चीन पर कब्जा कितना हो गया है, हमारी ज़मीन पर चीन का कब्जा कितना हो गया है, हमारी भारत की भूमि पर चीन का कब्जा कितना हो गया है। जो मुद्दे हैं उनके बारे में एक बात नहीं करेंगे। आज महंगाई की मार, कौन सा ऐसा परिवार है जिस पर महंगाई की मार न पड़ी हो? जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप खुद अपने स्वयं आत्मचिंतन कर लीजिए। वेतन नहीं बढ़ा, आमदनी नहीं बढ़ी, खर्चा बढ़ गया है। और खर्चा भी इन्फ्लेशन के कारण जो बढ़ा है, इन्फ्लेशन भी इनकी गलत नीतियों के कारण है। यदि आप पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो कांग्रेस के ज़माने में था और जो आज है, केवल सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो कांग्रेस के ज़माने में 2014 में था,
उतना ही कर दें तो डीजल और पेट्रोल पर लगभग 20 से 22 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कमी आ सकती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किसानों को लूटा है और बड़े उद्योगपतियों को इन्होंने लाभ पहुंचाया है। किस प्रकार से ये अपनी आयात और निर्यात नीति इस प्रकार की करते हैं। जब किसान के पास फसल होती है तो आयात खोल देते हैं, बाहर से सामान आ जाता है, भाव गिर जाते हैं, बड़े उद्योगपतियों को सस्ते में माल मिल जाता है और जब उनके हाथ से निकल जाता है, उद्योगपतियों के पास पहुंच जाता है तो निर्यात खोल देते हैं तो भाव बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जितने भी हमारे तिलहन हैं, तिलहन के भाव नहीं बढ़े, तेल के भाव बढ़ गए, दलहन के भाव नहीं बढ़े, दाल के भाव बढ़ गए, गेहूं के भाव नहीं बढ़े, आटे के भाव बढ़ गए। कहने का मेरा मतलब यह है कि किसान को फायदा नहीं हुआ, उद्योगपतियों को फायदा हुआ। किसान को तो लूटा जा रहा है। कल मैं महाराजगंज, यूपी के महाराजगंज में था, वो सभी बता रहे थे कि साहब पहले हमारा जो यहाँ हार्वेस्टर आता था उसकी रेट 500 रुपये घंटा हुआ करती थी फसल तैयार करने की, लेकिन डीजल के भाव बढ़ जाने से वो आज 1000 से 1200 रुपये घंटा हो गई है, तो कई जगह तो 1500 रुपये तक हो गई है। यानी कि लागत बढ़ती चली गई। फर्टिलाइज़र के भाव जो कि 400 से 600 रुपये के बीच में हुआ करते थे, आज 1100-1200 रुपये प्रति बोरा हो गया। लेकिन उनका वज़न, बोरी का वज़न पहले 50 किलो होता था, आज 45 किलो हो गया और आज फिर 40 किलो रह गया। किस प्रकार से गरीब लोगों को लूटा जा रहा है और बड़े लोगों को फायदा पहुंचा जा रहा है। यदि आप कर्जे की बात करिए, हमारे देश पर आज़ादी से लेकर 2014 तक लगभग 65 लाख करोड़ का कर्जा देश पर था। सन 47 से लेकर 2014 तक। लेकिन 2014 और 2024 के बीच में यही कर्जा लगभग 2.5 गुना बढ़ गया। अब लगभग 160 लाख करोड़ हो गया है। अब आप समझ लीजिए कि आखिर इतना पैसा जो आया है तो गया कहाँ। मैं कल महाराजगंज में मुझे ये भी बताया गया कि साहब जितने भी ठेकेदार हैं वो सब गुजरात के ठेकेदार आ गए हैं। सड़क बनाओ तो भी गुजरात का ठेकेदार, नल जल की योजना है वहाँ तो गुजरात का ठेकेदार। मैं जम्मू गया था, जम्मू में सब लोग शिकायत कर रहे थे कि साहब 370 जब तक नहीं आया था हम लोगों को काम मिल जाता था। अब 370 चले जाने के बाद सारे ठेकेदार बाहर के आ गए। कहने का मेरा मतलब ये है कि पूरे तरीके से मोदी शाह जी जो है, मैं इनको दोनों को दो शरीर एक आत्मा मानता हूँ। इन दोनों ने मिलकर इस देश पर जो जिस प्रकार का कब्जा किया है, आज पूरे देश में इस बारे में चर्चा है। एक ज़माने में आरएसएस का संघ परिवार कहा जाता था और उनमें एक इतना तो था, हालांकि मैं उनका सबसे बड़ा आलोचक रहा हूँ और मूल रूप से उनका बुनियादी रूप से उनकी जो विचारधारा है उसका मैं विरोधी हूँ, क्योंकि उसी विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। लेकिन फिर भी वो भ्रष्टाचारियों के श्रेणी में नहीं आते थे। लेकिन अब दूसरा नया मोदी परिवार आ गया है। अब संघ परिवार और मोदी परिवारों की यदि आप तुलना करेंगे तो वहाँ संघ परिवार में हो सकता है कुछ भ्रष्टाचारी एलिमेंट हो, लेकिन मोदी परिवार में तो कोई ईमानदार व्यक्ति नजर ही नहीं आता। जितने भी लोग
जिन्होंने करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए, जिन पर कि अमित शाह जी ने कहा कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इनको मैं जेल भेजूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा, खुलेआम उन्होंने कहा था मैं जेल भेजूंगा इस आदमी को। पता पड़ा कुछ दिन बाद उनको भाजपा में ले लिया, और फिर कुछ दिन मालूम पड़ा कि वो तो भाजपा की तरफ से वहां के मुख्यमंत्री बना दिए गए। यानी कि एक व्यक्ति जिस पर भ्रष्टाचार के पूरे आरोप इस देश के गृह मंत्री जी ने लगाए, वो अब असम का मुख्यमंत्री है। दूसरा उदाहरण, इन्होंने कहा था मैं गारंटी देता हूं, मोदी गारंटी है। भोपाल में भाषण में इन्होंने कहा ये मोदी गारंटी है, अजीत दादा परिवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, इसको मैं जेल भेजूंगा। 3 दिन बाद मालूम पड़ा मोदी गारंटी का हश्र क्या हुआ। 3 दिन बाद अजीत दादा परिवार को महाराष्ट्र का भाजपा और जो शिवसेना का जो टूटा हुआ ग्रुप है, उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और उनको वही विभाग भी दे दिया गया। ये है मोदी गारंटी। भ्रष्टाचारियों का एक परिवार अगर है तो मोदी परिवार है। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, इस देश में जो हालात बन रहे हैं और इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार ईमानदारी से सारे राजनीतिक दल मिल के काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे आना चाहिए। मैं यूपी के झांसी में भी गया, इलाहाबाद भी गया, महाराजगंज भी गया, और कल राहुल जी और अखिलेश यादव जी के फूलपुर और इलाहाबाद में जो आम सभाएं थी, इतनी भारी भीड़ हमें वो नज़रिया नज़र आता है, जबकि जनता पार्टी के समय 77 में जो भीड़ उमड़ा करती थी, उस तरह की भीड़ उमड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी होना चाहिए। मैं इतना ही जानता हूँ, यहाँ मुझे भी लगभग 50 साल हो गए हैं राजनीति में। माहौल अब धीरे धीरे 5वां आज फेज की वोटिंग है, छठा 25 को है और आखिरी 1 को है। यदि ईमानदारी से चुनाव हुआ तो किसी हालत में भाजपा की सरकार नहीं बनती और ना एनडीए को बहुमत मिल पाएगा। और मुझे विश्वास है कि जो जनता उमड़कर सामने आ रही है, विशेषकर नौजवान, दलित और गरीब मजदूर, भारी समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। अभी बार बार 400 पार की बात करते हैं। 400 पार कहाँ से हो जाएंगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि 400 पार करने के लिए इन्हें लगभग 97 सीटें और चाहिए एडिशनल, वो कहाँ से आएंगी। लेकिन मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज देश में लोकतंत्र संकट में है। जिस तरह से सूरत में, जिस तरह से इंदौर में इन्होंने दबाव डालकर झूठे प्रकरण बनाकर लोगों के फॉर्म विड्रॉ कराए हैं, और जिस तरह से धौंस दपट दी जा रही है, वो एक अगर ये सरकार इनकी चलती रही तो आने वाले समय में लोकतंत्र पर खतरा है। और लोकतंत्र की खतरा के साथ साथ 400 पार का उद्देश्य क्या है? कई भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह चुके हैं कि हमें संविधान बदलना है और संविधान बदलने के लिए हमें 400 पार की आवश्यकता है। अभी 2 दिन पहले जयराम रमेश ने, हमारे
मीडिया चेयरमैन ने महेंद्र आदित्यनाथ जी के वेबसाइट से एक लेख, उनका द्वारा लिखा हुआ लेख, किस प्रकार आरक्षण जो है देश के लिए खतरा है, इस प्रकार का लेख जो उन्होंने लिखा था, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। ये उनकी जो आंतरिक मानसिकता है वो इससे परिलक्षित होती है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस देश में यदि गरीबों, मजदूरों को, किसानों को हक दिलाना है, अमीर और गरीब की खाई कम करना है, तो जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी सरकार आने पर जो भाजपा ने कुछ लोगों को अरबपति खरबपति बना दिया, हम जितना पैसा उनके पास गया है उतना ही हम गरीबों में बांटेंगे। और इन्होंने कुछ लोगों को अरबपति खरबपति बनाया, कांग्रेस पार्टी करोड़ों को लखपति बना देंगे। और 2019 के हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी ये बात थी कि गरीब परिवार की महिलाओं को 6,000 रुपये माहवार डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम दी जाएगी, लेकिन सरकार हमारी नहीं बन पाई। लेकिन अब फिर से हमने इस बात को उल्लेख करके कहा है कि गरीब परिवारों की महिलाओं को 8,500 रुपये माहवार यदि साल भर में 1 लाख रुपये दिया जाएगा। इसी तरह से युवाओं को भी जिस तरह से जैसे वो ग्रेजुएशन करते हैं तो उनको अप्रेंटिसशिप में लिया जाएगा, हुनर सिखाया जाएगा और 1 वर्ष के लिए उन्हें 1 लाख रुपये के हिसाब से 8,500 रुपये माहवार दिया जाएगा। ऐसे अनेक हमारी 5 गारंटियां हैं और ये ऐसी वैसी गारंटी नहीं है जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दस्तखत हैं, राहुल गांधी के दस्तखत हैं। ये हमारी गारंटी कोई जुमला गारंटी नहीं है, ये ईमानदारी से सोच समझ के दी गई गारंटी है। और हम वादा करते हैं कि अगर सरकार हमारी बनती है तो पूरे तरीके से एक एक गारंटी के आधार पर हम काम करेंगे। किसानों का कर्जा माफ़ करने की भी बात करेंगे। इस 10 साल में किसान और मजदूर का 1 पैसे का भी कर्ज माफ़ नहीं हुआ, 1 पैसे का भी। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ हुआ, 16 लाख करोड़ का। ये सारे वो लोग हैं जो पैसा ले लेके यहाँ से भाग गए। और ये भी है कि अगर 16 लाख करोड़ में से केवल 1.3 लाख करोड़ अगर किसानों को कर्जा माफ़ कर देते तो पूरे देश में किसान कर्ज मुक्त हो जाता। जिस तरह से सन 2008 में 72,000 करोड़ का कर्जा माफ़ करके कांग्रेस सरकार ने किया था, लेकिन उनको उसकी चिंता नहीं है। उन्हें तो केवल एक ही चीज़ दिखती है, कुर्सी, सत्ता और उनके खरबपति मित्र। उनको कैसे और अमीर बनाया जाए और कैसे देश की पूंजी, देश की व्यवस्था और देश के जितने भी बुनियादी क्षेत्र हैं उनको कितना ज़्यादा उन पर कब्जा किया जाए, ये उनका पूरा प्रयास होगा। ये सारी गारंटियाँ आपके पास ऑलरेडी हैं, आपको पहले दिखाई दी गई होंगी, जिस पर कि खड़गे जी का और हमारे राहुल गांधी जी के दस्तखत हैं इस पर। और इस पर भी आपत्ति भाजपा ने कर दी थी। खैर, हमारी तो लिखित गारंटी थी, है और रहेगी। इतना ही मुझे कुछ कहना था। मैं बिहार के मतदाता भाइयों बहनों से यही प्रार्थना करूंगा कि बिहार ने हमेशा इस देश को दिशा दी है, राजनीतिक रूप से हमेशा एक नया स्वरूप हमको दिया है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जुमलेबाजी की गरीब किसान मजदूर विरोधी सरकार को गिराइए और इंडिया अलायंस को की सरकार बनाइए, तभी जाकर हम यहाँ के गरीबों का मदद कर पाएंगे और गरीब और अमीर की खाई को बांट पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन जी? हाँ,
चिकित्सा का जो सुविधा दिया गया था आज 8 लाख की गारंटी मोदी सरकार ने, इसी तरह से सूचना में विकास जो हुआ है उसका कोई आपके 10 साल का तुलना है और मोदी के 10 साल की तुलना है? निश्चित है, इसको बने कैसे? निश्चित है। फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लोग लाए और उसके अंतर्गत एक परिवार को 35 किलो अनाज हम लोग दे रहे थे एट ए मिनिमम रेट। अब कोरोना के काल में उन्होंने उसको मुफ्त कर दिया था। कोरोना काल में एक उसकी रिकॉर्ड आपको मिल सकता है, सारे परिवारों को मिलता था, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। जितने पहले मिलते थे आज उनको मिल रहा है, क्योंकि जिनको पास जो राशन कार्ड था गरीबी को उन्हीं को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है। 80 करोड़ का उनका फिगर भी डिबेटेबल है, नंबर 1। नंबर 2, जो नेशनल हाईवेज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है वो उस समय भी हुआ था, आज भी हुआ है, नंबर 2। नंबर 3, एयरपोर्ट्स आदि हम लोगों ने बनाए थे। उन एयरपोर्ट्स को दबाव डालकर उन्होंने अपने लोगों को दे दिए, खुलेआम ईडी और आईटी सीबीआई का दबाव डालकर। जितनी भी इनकी योजनाएं हैं, मुझे बता दीजिए कौन सी नई योजना मोदी जी लाए जिससे इस देश को लाभ हुआ, रोजगार में, उद्योग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में? एक योजना मुझे बता दीजिए जी। आपका एक एम्स उन्होंने 25 एम्स दे दिया 10 साल। क्या दे दिया? एम्स। ये बात गजब कर रहे हैं आप भी। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जरा पता लगा लीजिए एम्स की जितनी भी योजना ने नंबर दिया था, ये 2014 के पहले की हमने निर्णय ले लिया था, निर्माण उनका बाद में हुआ है। आज अमेठी और रायबरेली में भी चुनाव हो रहे हैं, जो कि कांग्रेस का होस्टर था। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी डर से रायबरेली भाग गए हैं, ये सीट भी आप लोग दोनों गवा देंगे। कहाँ भाग गए? डर से चले गए हैं रायबरेली, घर की सीट भी आप लोग नहीं बचा। बात ये है, राहुल जी कहाँ से चुनाव लड़े ये मोदी जी तय करेंगे या पार्टी तय करेगी? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी तय करते हो, लेकिन यहाँ पार्टी तय करती है। कांग्रेस की अधिकतर रैलियों में मोदी जी की बस बात को पूरा बताया जाता है, कांग्रेस अपनी विचारधारा आगे क्या करेगी इसको क्यों नहीं बताया जाता है? ये देखा है आपने, हमारी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है। हमारी विचारधारा सबको साथ लेके चलने वाली विचारधारा है, सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है। और ये हमारी 5 गारंटी है, ये आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी। इसी पर हमारे भाषण होते हैं। मोदी जी का भाषण उनके चुनाव घोषणा पत्र पे नहीं होता है। क्या आपने चुनाव घोषणा पत्र पढ़ा है क्या भारतीय जनता पार्टी का? कौन एक बता दीजिए कौन से उन्होंने वादा किया है, बताइए। चलिए छोड़िए। बात आपने कही कि मोदी जी है तो क्या आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा सकते हैं? निश्चित तौर पर उठाता हूँ। नंबर 1, हम लोगों ने अप्रैल 2023 24 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें 8 हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने का समय मांगा। 28 पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें अधिकांश नेशनली रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने हमें मिलने तक का समय नहीं दिया। एक दूसरा, हर भाषण में मोदी जी जहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वहाँ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का पहला पैराग्राफ का वायलेशन है, लेकिन उसको आज तक उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया, नंबर 1। नंबर 2, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का भी वायलेशन है, उस पर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। नंबर 3, IPC 153A के अंतर्गत
हिंदू मुसलमानों में धार्मिक आधार पर कोई नफरत फैलाने वाली बात करता है, उस पर भी सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसलिए हमको उनकी निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इसमें सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर से शामिल करिए। उन्होंने उसको नहीं मानते हुए एक कानून ले आए। प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा मनोनीत मंत्री और विपक्ष के नेता को कौन से नेम्स कंसिडरेशन में बताया तक नहीं। तो इसलिए हमें कतई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैंने तो चिट्ठी लिख के उनको कहा है। एक मिनट, वन बाय वन। पंजाब में संगरूर में प्रत्याशी हैं कांग्रेस के सुखपाल खैहरा जी, पंजाब में संगरूर में आपकी पार्टी के प्रत्याशी सुखपाल खैहरा, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि बिहार के लोग पंजाब पे कब्जा करने की नीयत से आ रहे हैं और वे पंजाबियत को खत्म करने की मंशा रखते हैं। ऐसे लोगों को न तो यहाँ बसने देना चाहिए और न यहाँ काम करने देना चाहिए। देखिए, उन्होंने क्या कहा है मुझे जानकारी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात की बात करता है, मैं उसके पक्ष में नहीं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आप लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसलिए माइनॉरिटीज की बात करते हैं और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने की बात कही गई। बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी भी भारतीय संविधान में जो है उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण का कहीं प्रावधान ही नहीं है। मोदी जी झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण दी है। झूठ बोलते हैं मोदी जी। आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप वोट बैंक की अरे आरोप, इसलिए मुसलमानों को आरक्षण देने की बात। अरे कौन ने की है? आप उनकी बात झूठ को दोहरा रहे हैं श्रीमान। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान ही नहीं है। मोदी जी तो झूठ की फैक्ट्री है भाई, रोज झूठ बोलते हैं और आप उनकी बात समझ जाते हैं। ये अमित शाह जी कह रहे हैं कि दिल्ली के पास कब्जा करने से कांग्रेस और उनके घटक रोक रहे हैं, पाकिस्तान की एटम बम से डरा रहे हैं। बेकार ऐसे बात है। एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हम न पहले उनसे घबराते थे, न आज हम घबराते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी चीन से जरूर घबराते हैं, एक शब्द चीन के बारे में नहीं बोलते। जबकि उनके रक्षा मंत्री, उनके चीफ ऑफ जनरल आर्मी स्टाफ, उन्होंने कहा था कि चीन की सेनाएं हमारे भारत की ज़मीन पर आ गए हैं। उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया मोदी जी ने, जिसका कि चीन ने उनकी बड़ी प्रशंसा की कि देखिए, तो बात वही है, घबराते न कांग्रेस पार्टी कभी घबराती है न डराती है। हम लोग अपनी शक्ति जानते हैं और हिंदुस्तान को अपनी शक्ति पर गर्व भी है। वन सेकेंड, आपको क्वेश्चन मैंने दे चुका हूँ। चौथे चरण से पहले कांग्रेस जी? के वरिष्ठ, चौथे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बिहार क्यों नहीं आ रहे थे? चौथे चरण के मतदान के बाद क्यों आ रहे थे? सब चुनाव लड़ रहे थे। आप कई क्वेश्चन पूछ चुके हैं। रुक जाइए। महंगाई की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार में जितना महंगाई था उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं। बात यह है, और 2014 के समय में हमारी अर्थव्यवस्था 6 नंबर की थी और हमने उसको 5 नंबर से और आगे। ये महा झूठ बोलते हैं, महा झूठ की फैक्ट्री है नरेंद्र मोदी। लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये आपने अभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया। क्या कांग्रेस चुनाव आयोग इस तरह से बातें नहीं सुन रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस जाएगी? बात यह है, सुप्रीम कोर्ट में जाने का अब समय इसलिए नहीं बचा है क्योंकि आज 5वां आप फेस है, इसलिए। लेकिन इतना जरूर है कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करते हुए जिन सदस्यों को
माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव आयोग का सदस्य बनाया है, वो अपने आप में इस बात को बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मत था और इस देश की सरकार का क्या मत था। धन्यवाद। अप्रोच करिए। थैंक यू।